नमस्कार दोस्तों, मैं केसर सिंह राधे राधे इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे स्टूडेंटों, आज हम बात करेंगे व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं और व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं। तो सर्वप्रथम व्युत्पन्न राशियां क्या है, इसकी डेफिनेशन करते हैं। देखो, तो सर्वप्रथम हेडिंग डाल लेंगे सभी व्युत्पन्न राशियां। इसमें देखो, वे राशियां जिन्हें मूल राशियों की सहायता से प्राप्त करते हैं, इस प्रकार की राशियों को क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे चाल, वेग, त्वरण, बल, कार्य, शक्ति, घनत्व, ऊर्जा, ईटीसी। इन राशियों को क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशियां, क्योंकि ये मूल राशियों के संयोग से बनती हैं, इसलिए इन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। इसके बाद में आता है व्युत्पन्न मात्रक। ये क्या होता है? देखिए, वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किया जाता है, व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। जैसे देखो, घनत्व का व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है? जैसे निकालेंगे तो घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू द्रव्यमान एम और अपॉन आयतन वी मान लो। ठीक है। इसके बाद द्रव्यमान को किससे दर्शाते हैं हम? मात्रक के रूप में केजी से। और आयतन को लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो ये आ जाएगा मीटर क्यूब। ठीक है। तो इसका मात्रक लिखेंगे तो देखो, किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब, या ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो, किलोग्राम इंटू मीटर इनवर्स। ठीक है। इंटू के रूप में लिखेंगे तो इनवर्स के रूप में लिख देंगे इसको। ठीक है, यहां तक आ गया समझ? ओके। इसके बाद नेक्स्ट देखो, भौतिक राशियों की विमाएं। भौतिक राशियों की विमाएं क्या होती हैं? देखो, किसी भौतिक राशि की विमा वे घातें होती है जिन्हें उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर लगाते हैं या उसके ऊपर चढ़ाते हैं, उसे क्या कहते हैं? भौतिक राशियों की विमाएं कहते हैं। जैसे देखो, एक एग्जांपल से समझ में आएगा ही। हम जानते हैं वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन अपॉन समय। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो विस्थापन, लंबाई का मात्रक तो विस्थापन के लिए लेंगे, और नीचे समय का मात्रक क्या होगा? सेकंड। तो देखिए, लंबाई का मात्रक तो यहां पर क्या आ गया? मीटर। और समय का मात्रक यहां पर क्या आ गया? सेकंड। यहां तक समझ में आ गया? ओके। इसके बाद आगे देखो, इसको करेंगे तो मीटर की घात तो +1 इंटू सेकंड की घात -1 ऊपर ले जाएंगे तो इसको। ठीक है। तो यहां पर देखो कितनी घात प्राप्त हो गई? +1 और -1, ये घातें प्राप्त हो गई। तो इसको क्या कहते हैं? भौतिक राशि की विमा कहते हैं। ठीक है। इस प्रकार इसकी घातें प्राप्त करेंगे। आगे देखो, अब इसके बाद देखो भाई, नेक्स्ट भौतिक राशि का विमीय सूत्र। भौतिक राशि का विमीय सूत्र किस प्रकार प्राप्त करेंगे? देखो, भौतिक राशियों की विमाएं याद करने के लिए लंबाई, द्रव्यमान और समय तथा ताप के मूल मात्रकों को क्रमशः एल, एम, टी व थीटा से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार भौतिक राशियों की विमीय सूत्र लिखते हैं। यदि भौतिक राशि की विमाएं लंबाई में व द्रव्यमान में बी, समय में सी हो तथा ताप डी हो, तो उस राशि की विमाओं को निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं। अर्थात जैसे कोई भौतिक राशि है, लंबाई में तो उसकी देखो, उस राशि की विमा कितनी है? लंबाई के लिए तो ए है, और द्रव्यमान के लिए बी है। ठीक है। और समय के लिए सी है। और इसी प्रकार यहां पर थीटा क्या है? ताप का, और ताप के लिए थीटा, और इसकी विमा है डी। तो इसको इस प्रकार बड़े कोष्टक में रिप्रेजेंट करते हैं या दर्शाते हैं। क्या लिखेंगे? दर्शाते हैं। यहां तक समझ में आ गया? ओके। इसके बाद देखो, इस सूत्र को ही राशि का
विमा सूत्र कहते हैं या कहलाता है। यानी जो ये सूत्र लिखा है ना, ये इसको स्टार लगा देंगे। इस सूत्र को हम क्या कहते हैं? विमेय सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? विमेय सूत्र कहते हैं। यहां तक समझ में आया? ओके। इसके बाद देखो नेक्स्ट हेडिंग देखो, कुछ महत्वपूर्ण राशियों के विमेय सूत्र यहां पर लिख रखे हैं जिसको हमें देखना है, तो सभी हेडिंग डाल लेंगे। कुछ महत्वपूर्ण राशियों के विमेय सूत्र, जिसमें पहला है, सबसे पहला है देखो क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर हम जानते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसकी मात्रक लिखेंगे तो L और इसकी L। अब विमा लिखेंगे तो देखो, विमा लिखेंगे तो L इंटू L, L स्क्वायर, ये इसकी विमा आ गई। इसके बाद नेक्स्ट देखो आयतन। आयतन एक राशि है जिसके बराबर होता है लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब देखो यहां पर इसके मात्रक क्या होते हैं? मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, ठीक है। और विमा लेंगे तो मीटर के लिए L इंटू L इंटू L, तो L की पावर कितनी हो जाएगी भाई? L क्यूब, ठीक है। ये आ गया आयतन की विमा आ गई, ठीक है। आया समझ में? ठीक है। इसके बाद देखो चाल। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला हो गया। दूरी का लंबाई के रूप में लेंगे मात्रक और समय का सेकंड के रूप में, ठीक है। तो लंबाई के लिए विमा लेंगे तो L और इसके T के लिए T, ठीक है। तो इसको T को ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? L और T की पावर -1। इसको विमा के रूप में इस प्रकार लिख देंगे, ठीक है। आया समझ में? ओके। इसके बाद नेक्स्ट देखो वेग। वेग का सूत्र होता है विस्थापन अपॉन समय। विस्थापन अपॉन समय बराबर, विस्थापन को तो किससे मापेंगे? लंबाई में, ठीक है। और इस समय का मात्रक समय होता है, तो इसका विमा लेंगे तो L और अपॉन T, तो इसको लिखेंगे तो L T माइनस, ये विमा के रूप में लिख दिया इसको, ठीक है। यहां तक समझ में आया? ओके। इसके बाद देखो नेक्स्ट त्वरण। त्वरण का सूत्र होता है एकांक समय में यानी वेग में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो ये आ जाएगा वेग परिवर्तन अपॉन समय। तो वेग परिवर्तन की विमा तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले 4 से यानी ऊपर ये लिख सकते हो यहां से, ठीक है। और वेग परिवर्तन को हम राशि लंबाई के रूप में लेंगे, ठीक है। और समय का एज इट इज ऐसे कैसे, तो इसका जो मात्रक होगा वो लंबाई का क्या होगा? मीटर होगा, ठीक है। और इसकी विमा लेंगे तो L T -1 और ये अपॉन समय का मात्रक क्या होता है? T, समय का मात्रक। और इसकी विमा लेंगे तो T ले लेंगे एज इट इज। यहां तक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखो बल। बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो त्वरण का मात्रक तो हम फॉर्मूले 5 से लिख लेंगे, ठीक है। और उसके बाद में द्रव्यमान यानी केजी, केजी के लिए विमा कितनी होगी? m की पावर 1 इंटू द्रव्यमान का विमा ये लिख देंगे। और इसको कैलकुलेशन करने के बाद ML T-2 ये इसकी विमा प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट आएगा कार्य। अब कार्य क्या होता है? कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन, कार्य बराबर, ठीक है। तो बल इंटू विस्थापन बराबर, बल को किससे दर्शाते हैं? F से यहाँ पर, और विस्थापन को D से। तो बल बराबर क्या होता है? F बराबर ma इंटू डी एज इट इज। तो यहां पर डी विस्थापन की विमा लिखेंगे तो देखो सर्वप्रथम तो त्वरण की लिखेंगे और डी की और एम की, इसके बाद ये विमा प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद देखो गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को किससे दर्शाते हैं? के से दर्शाते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है 1/2 mv², ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इसमें देखिए v यानी वेग, वेग का मात्रक ले लेंगे फॉर्मूले 4 से और उसकी विमा डायरेक्ट यहां पर पुट करने के बाद इसको सॉल्यूशन कर लेंगे,
ठीक है, इसी प्रकार देखो नेक्स्ट स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा को यू या पीई से दर्शाते हैं सर्वप्रथम तो, या ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण इंटू ऊंचाई, ठीक है, mgh, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो m के लिए तो kg1 और g के लिए L-T-2, ये g की विमा हो गई इतनी इतनी। और इसी प्रकार h को हम किस में मापते हैं, लंबाई के रूप में ले, हाइट है तो उसको मीटर में मापते हैं, तो L की वैल्यू 1 ले लेंगे और इसको सोल्व कर लेंगे। ये हो गया स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला। इसके बाद देखो, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण को टो से तो रिप्रेजेंट करते हैं सर्वप्रथम तो, और इसके बराबर होता है बल इंटू क्रिया रेखा से लंबवत दूरी, यानी कि जो क्रिया रेखा है उससे लंबवत दूरी कितनी होगी। तो इसको लिख देंगे F इंटू आर, कर लिया आर, ठीक है। तो यहां पर F बराबर तो ma हो जाएगा, F बराबर ma और R एज इट इज। तो इसका बाद में अभी देखो सूत्र फाइंड आउट, ये मात्रक लिखने के बाद इसकी बीमा लिखेंगे, ये त्वरण की बीमा हो जाएगी, और ये R लंबाई की बीमा L1, और इसी प्रकार मास की m। तो इसको सोल्व करने पर mL2T-2 प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद देखो शक्ति। शक्ति को हम P से डिनोट करते हैं, और शक्ति का फॉर्मूला होता है कार्य बटे समय। कार्य को हम दर्शाते हैं W से और समय को T से रिप्रेजेंट करते हैं। अब कार्य की फॉर्मूला 7 से इसकी बीमा लिख देंगे, और नीचे T की पावर एज इट इज, T के लिए बीमा क्या होगी, T की पावर 1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये शक्ति की बीमा प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट आएगा घनत्व। घनत्व को हम D से रिप्रेजेंट करते हैं, और घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है। द्रव्यमान की वैल्यू कितनी लेंगे, m, और आयतन की v। अब इसकी बीमा लेंगे तो देखिए m इंटू L3, तो ये m इन मास की वैल्यू तो kg की वैल्यू 1 है, द्रव्यमान की वैल्यू, और आयतन की वैल्यू 3 है, तो ये ऊपर चली जाएगी। ये हो गई इसका, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है संवेग। संवेग क्या है देखो, संवेग को P से दर्शाते हैं, और संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग, ठीक है। तो द्रव्यमान को तो हम दर्शाते हैं स्मॉल m से, और वेग को दर्शाते हैं v से। अब v का फॉर्मूला 4 से इसके लिखेंगे बीमा, और कैलकुलेशन करने के बाद प्राप्त हो जाएगी। इसी के बाद दाब। दाब को हम दर्शाते हैं P से, और ये होती है बल अपॉन क्षेत्रफल। बल की वैल्यू लिखेंगे तो फॉर्मूला 6 से इसकी वैल्यू लिखने पर डायरेक्ट, और क्षेत्रफल की वैल्यू L2 होगी भी में सूत्र। तो इसको कैलकुलेशन करने के बाद ये प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद देखो आवेग। आवेग क्या होता है, बल इंटू समांतराल, तो बल की वैल्यू तो देखो, बल को किससे दर्शाते हैं हम, F से, समांतराल को T से। और इसके बाद देखो बल की तो V में सूत्र होता है mL-T-2, ठीक है। और समय के लिए V में सूत्र का मान होगा कैपिटल T की पावर 1। इसको कैलकुलेशन करेंगे इसकी, तो हमारे पास mL1T1 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो 16 नंबर फॉर्मूला क्या है, प्रतिबल। प्रतिबल क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। तो बल की वैल्यू तो हम V में सूत्र लिखेंगे फॉर्मूले 6 से, और ये क्षेत्रफल की फॉर्मूले 1 से। ये डायरेक्ट इसको कैलकुलेशन करने के बाद प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार विकृति बराबर होता है लंबाई में वृद्धि अपॉन प्रारंभिक लंबाई। तो देखो लंबाई में वृद्धि तो डेल्टा L, और प्रारंभिक लंबाई कितनी लेंगे L,
ठीक है, तो इसका v में सूत्र l और नीचे वाले का भी l लंबाई के रूप में है, तो ये कैंसिल आउट होके क्या हो जाएगा L0, अर्थात ये विमाहीन राशि होती है विकृति। ठीक है, यहां तक समझ में आया? ओके। इसके बाद आता है प्रत्यास्थता गुणांक। देखो प्रत्यास्थता गुणांक, इसको y से तो रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है प्रतिबल बटे विकृति। तो इसकी प्रतिबल का तो फॉर्मूला 16 नंबर जो फॉर्मूला है उसे डायरेक्ट बीमा रख देंगे, और जो विकृति है उसका देखो ये हमने ऊपर किया है अभी यहाँ पर 17 नंबर ये रख देंगे और इसको कैलकुलेशन कर लेंगे। इसके बाद आता है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव इसको एस से तो हम रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो सूत्र होता है बल बटे लंबाई। बल बटे लंबाई इसका फॉर्मूला होता है, और इसकी बीमा रखेंगे तो फॉर्मूले से 6 से रख देंगे इसकी बीमा, और लंबाई की डायरेक्ट बीमा L1 होती है। ठीक है, इसको कैलकुलेशन करने के बाद ML-2 प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखो गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जी से तो रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है F(r²/m1m2), ये इसका फॉर्मूला होता है। तो F बराबर तो हम जानते हैं फॉर्मूला नंबर 6 से, इसकी डायरेक्ट बीमा लिख देंगे, और m1 की क्या होती है? m बीमा। ठीक है, और नीचे इसकी भी m, और इसको कैलकुलेशन कर लेंगे। इसके बाद प्राप्त हो जाएगी हमारे पास m-1 L3T-2। यहां तक समझ में आ गया? ओके। इसके बाद नेक्स्ट देखो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता Fg बराबर गुरुत्वाकर्षण बल बटे द्रव्यमान। तो गुरुत्वाकर्षण बल की तो विमा प्राप्त हो जाएगी, जो बल की है वो सेम एज इट इज फॉर्मूले 6 से। ठीक है, वो क्या है? ML-T-2/L, ये तो उसकी बीमा प्राप्त हो जाएगी। और इसके बाद देखो गुरुत्वीय विभव। गुरुत्वीय विभव बराबर होता है कार्य बटे द्रव्यमान। तो कार्य की बीमा हम डायरेक्ट ले लेंगे फॉर्मूले 7 से। ठीक है, 7 नंबर राशि ले लेंगे, कार्य की बीमा डायरेक्ट लिख देंगे, और इसकी बाद में क्या कैलकुलेशन करने के बाद L2T-2 प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद 23 नंबर क्या है? स्प्रिंग का बल नियतांक। स्प्रिंग का बल नियतांक के बराबर आरोपित बल अपॉन खिंचाव, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो बल की तो फॉर्मूले 6 से लिख देंगे डायरेक्ट बीमा, और खिंचाव यानी लंबाई, लंबाई की बीमा ले लेंगे L। इसके बाद देखो आवर्ती। आवर्ती आवर्तकाल की क्या होती है? व्युत्क्रम होती है, और आवर्तकाल क्या होता है? टाइम पीरियड होता है। तो इसकी बीमा क्या होगी? T होगी। ठीक है, तो इसकी आवर्ती की बीमा हो जाएगी T-1। ओके। इसके बाद कोण। कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। चाप की वैल्यू क्या लेंगे? यहाँ पर x ले लेंगे, x से रिप्रेजेंट, और त्रिज्या को r। अब x यानी कि चाप, चाप को दूरी में विमा दूरी के बराबर लेंगे, l लंबाई के बराबर, सॉरी, और त्रिज्या भी लंबाई के पदों में लेंगे इसकी विमा। तो L1 और L-1 ये क्या हो जाएगी? L0 प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, ये भी विमाहीन राशि प्राप्त होगी हमारे पास। इसके बाद देखो कोणीय वेग। कोणीय वेग क्या होता है? इसे ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, और कोणीय वेग बराबर होता है कोणीय विस्थापन अपॉन समय। तो कोणीय विस्थापन तो हम फॉर्मूले नंबर 25 से ऊपर है विमाहीन, एज इट इज L0 लिख देंगे। ठीक है, और नीचे समय की बीमा क्या होती है? T होती है, कैपिटल T। तो देखो इसी प्रकार कोणीय त्वरण, इसको अल्फा से डिनोट करते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है देखो कोणीय वेग में परिवर्तन अपॉन समांतराल। तो कोणीय वेग में परिवर्तन फॉर्मूला नंबर 26 ले लेंगे। ठीक है,
और कोणीय वेग में परिवर्तन डेल डब्ल्यू और ये समांतराल डेल टी। तो देखिए कोणीय वेग में टी इनवर्स के बराबर और ये टी, तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, टी माइनस टू प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद देखिए जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण इसे आई से डिनोट करते हैं और इसका सूत्र होता है द्रव्यमान इंटू दूरी का स्क्वायर। तो द्रव्यमान की विमा, द्रव्यमान को स्मॉल m से दर्शाते हैं और दूरी को r स्क्वायर से। तो इसके बाद देखो इसकी विमा निकालेंगे तो एम एल स्क्वायर, तो इसको कोष्टक में लिख देंगे। इसके बाद आएगा विशिष्ट उष्मा, वो उससे ऐसे डिनोट करते हैं उसी प्रकार, और उसमें ऊर्जा बराबर होता है अपॉन द्रव्यमान इंटू तापवर्धी। तो उसमें ऊर्जा फॉर्मूला नंबर 8 में जो ऊर्जा की विमा है सेम एज इट इज उसमें ऊर्जा की विमा हो जाएगी, और नीचे लिख देंगे m इंटू ताप, कैलकुलेशन कर लेंगे इसे। इसके बाद में नेक्स्ट देखो उष्माधारिता। उष्माधारिता क्या होती है, द्रव्यमान इंटू विशिष्ट उष्मा, और ये फॉर्मूले विशिष्ट उष्मा 29 नंबर जो सूत्र है उससे लिख देंगे डायरेक्ट। ठीक है, तो वो क्या होगी देखिए, द्रव्यमान को तो स्मॉल m से दर्शाएंगे और विशिष्ट उष्मा को s से। तो इसका फॉर्मूला लिखने के बाद देखो एज इट इज प्राप्त हो जाएगी ये। तो इसके बाद देखिए गुप्त उष्मा। गुप्त उष्मा देखिए क्या होती है, गुप्त उष्मा को हम L से तो रिप्रेजेंट करते हैं और ये होती है उसमें ऊर्जा अपॉन द्रव्यमान, उसमें ऊर्जा अपॉन द्रव्यमान। तो इसे तो Q से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे M से। ठीक है, तो इसकी विमा ऊर्जा की, उसमें ऊर्जा की विमा लिखेंगे तो फॉर्मूले नंबर 8 से डायरेक्ट लिख देंगे क्योंकि हमने पहले कर चुके हैं, और M की विमा लिखेंगे स्मॉल m1। ठीक है, कैलकुलेशन करने के बाद L2 T माइनस 2 प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट देखो रेखीय प्रसार गुणांक, इसे अल्फा से तो डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है लंबाई में वृद्धि अपॉन प्रारंभिक ताप में वृद्धि। तो देखिए लंबाई में वृद्धि डेल्टा एल और प्रारंभिक ताप में वृद्धि एल डेल टी। ठीक है, यह तो इसका फॉर्मूला हो गया। तो अब इसकी विमा लिखेंगे तो देखो लंबाई की तो L1 और प्रारंभिक ताप में वृद्धि L तो एज इट इज और डेल टी को थीटा। तो L से L कैंसिल आउट, यहाँ पर थीटा की इनवर्स बच जाएगा। ये इसकी रेखीय प्रसार गुणांक की विमा आ गई। इसके बाद सार्वत्रिक गैस नियतांक, इसे R से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है दाब इंटू आयतन अपॉन परमताप। तो दाब को तो हम दर्शाएंगे P से और आयतन को V से और परमताप को T से। इसके बाद इसकी विमा लिखेंगे तो फॉर्मूले नंबर 14 से तो इस P की दाब की लिख देंगे विमा डायरेक्ट, और आयतन की L3 और T की परमताप, ताप की विमा क्या होती है थीटा। ठीक है, लिखने के बाद देखो कैलकुलेशन करने के बाद ML प्लस 2T माइनस 2 थीटा की पावर -1 प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद देखो प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक को H से तो डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है ऊर्जा अपॉन विकिरण आवृत्ति। तो ऊर्जा का फॉर्मूला हम फॉर्मूला 8 या 9 से डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसकी विमा M L की पावर 2 T की पावर -2 अपॉन विकिरण आवृत्ति T की पावर -1। ये प्लांक नियतांक की विमा प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र को किससे दर्शाते हैं, विद्युत आवेश Q से दर्शाते हैं और इसका फॉर्मूला होता है धारा इंटू समय। तो धारा को किससे दर्शाएंगे I से, समय को T से। तो इसकी विमा हो जाएगी AT। ओके, इसके बाद देखो
विभवांतर। विभवांतर को हम दर्शाते हैं v से। किससे दर्शाते हैं? v से। और इसका फॉर्मूला होता है प्रतिकार्य अपॉन आवेश। कार्य को हम दर्शाते हैं फॉर्मूला नंबर 7 से, ओमेगा से, और आवेश को q से। तो इसकी v में डायरेक्ट लिख देंगे और आवेश की AT होती है 35 से, फॉर्मूला नंबर 35 से। ठीक है, ये प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद विद्युत प्रतिरोध R। विद्युत प्रतिरोध बराबर सूत्र होता है विभवांतर अपॉन धारा। तो विभवांतर को तो हम किससे दर्शाते हैं? V से, और धारा को I से। तो इसके बाद इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो विभवांतर कार्य के बराबर ले सकते हैं, और Q इंटू I ये धारा का फॉर्मूला होता है। अब क्योंकि आवेश की विमा क्या होती है? A इंटू टी, और करंट की A, तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो mL2T-3 A-2 ये प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो विशेष नोट। किसी शुद्ध, देखो, किसी शुद्ध संख्या तथा शुद्ध अनुपात की कोई विमा नहीं होती, ऐसी संख्या को विमाहीन कहते हैं। इन कोई भी शुद्ध संख्या है, जैसे 3, 4, 5, 6, कोई भी संख्या ले लो, और शुद्ध अनुपात। शुद्ध अनुपात का मतलब होता है कि जैसे L अपॉन L, तो विमा एक दूसरे से कट जाएंगी और इसकी कोई विमा नहीं होगी, अर्थात ऐसी राशि को विमाहीन राशि कहते हैं। जैसे कौन कौन सी राशि होती है ऐसी देखो, कोण, विकृति, पाई, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, आपेक्षिक घनत्व आदि आदि ऐसी राशि होती है जिनकी कोई विमा नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद देखिए आखिर हमने जो विमाएं फाइंड आउट की है तो उसका कोई दैनिक जीवन में उपयोग है या नहीं। तो उसका पहला उपयोग है, देखिए, एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलने के लिए विमा का उपयोग किया जाता है। तो किस प्रकार करते हैं, देखिए, किसी भौतिक राशि के आंकिक मान तथा उसके संगत मात्रक का गुणनफल सदैव नियतांक रहता है। देखो आगे समझ में आएगा। यदि किसी भौतिक राशि P के आंकिक मान दो विभिन्न पद्धतियों में N1 N2 हो तो मात्रक U1 U2 है तो क्या होगा, देखिए, आंकिक मान N और ये मात्रक, इसको नियतांक के बराबर मान लेते हैं। तो राशि हमारे पास P है, उसके दो मान लेते हैं, एक तो 1 के लिए, एक 2 के लिए, दो नियतांक है, इन दो मात्रक U1 U2 है। ठीक है, इसके बाद देखो, माना भौतिक राशि की विमाएं द्रव्यमान में A1, लंबाई में B तथा समय में C हो। इन कोई भी भौतिक राशि है उसकी विमाएं द्रव्यमान में तो मान लो A है और लंबाई में B है तथा समय में C है। तो राशि का V में सूत्र क्या हो जाएगा? M की पावर A, L की पावर B, T की पावर C। ठीक है, माना प्रथम पद्धति में मूल मात्रकों की मापे क्रम से M1 L1 T1 है तो ये आ जाएगी V में सूत्र। ठीक है, इसी प्रकार माना द्वितीय पद्धति में मूल मात्रकों की मापे क्रम से M2 L2 और T2 है तो उसकी V में राशि क्या आ जाएगी? ये 2 आ जाएगी 1 की जगह। और आगे देखो, समीकरण 1 व समीकरण 2 को दोनों को बराबर रखने पर N1 M1 A L1 L1 की पावर B T1 की पावर C और इसकी वैल्यू बराबर रख देंगे। बराबर रखने के बाद देखो यहाँ N2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो N1 और ये इसके अपॉन में चली जाएगी, नीचे ऐसे। इसके बाद देखो N2 बराबर
n1 और ये आ जाएगा एज इट इज 70। यानी एक विमा से एक उसे पद्धति से दूसरे पद्धति में मात्रा को ले जा रहे हैं हम। दूसरा यूज क्या है देखिए, किसी भौतिक समीकरण की सत्यता की जांच करना। यदि कोई भी समीकरण है उसकी सत्यता की जांच करने के लिए हम विमा का उपयोग कर सकते हैं। देखिए फिजिक्स में प्रत्येक समीकरण में विमीय संतुलन विमीय अति आवश्यक होता है, अर्थात समीकरण के दोनों ओर पदों की विमाएं ठीक एक जैसी होनी चाहिए, क्योंकि एक ही प्रकार की राशियों में समानता हो सकती है, विभिन्न प्रकार की राशियों में नहीं। तो इस प्रकार देखो, विशेष नोट, समान प्रकार की विमाओं को आपस में हम जोड़ घटा कर सकते हैं, पहले काम तो ये। दूसरा, यदि समीकरण में यदि दोनों पक्षों की विमाएं समान आती हैं तो समीकरण विमाएं विधि से सत्य होता है, तथा यदि विमाएं समान न हो तो समीकरण विमीय विधि से असत्य होता है। ठीक है, जैसे देखो बाएं पक्ष की विमा दाएं पक्ष की विमा के बराबर होनी चाहिए। इस स्थिति में समीकरण विमीय विधि से सत्य होता है। यदि बाएं पक्ष की विमा दाएं पक्ष की विमा के बराबर नहीं हो तो इस स्थिति में समीकरण विमीय विधि से असत्य होता है। जैसे हम एक एग्जांपल भी ले सकते हैं। देखो, स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए किसी पिंड द्वारा h ऊंचाई से अर्जित वेग क्या है, √2gh है, का परीक्षण विमीय विधि से कीजिए। तो देखो वेग हम जानते हैं 2gh है, इक्वेशन 1। तो इसका मतलब ये है कि बायां भाग वेग की विमा होती LT-2, तो दाएं भाग की विमा यदि इसके बराबर आ जाए तो ये सत्य है, अन्यथा ये असत्य है। तो इसको जांचने के लिए देखो, गुरुत्वीय त्वरण जी की विमा क्या होती है, LT-2, और ऊंचाई की विमा L। तो इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये LT-1 प्राप्त हो जाएगी। तो वेग v की विमा इसके विमा के बराबर है, अर्थात LHS बराबर RHS। इसलिए हम कह सकते हैं कि अतः समीकरण विमीय विधि से सत्य है। इसी प्रकार तीसरा यूज है विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना। देखो किस प्रकार है, माना कोई भौतिक राशि P विभिन्न राशियों x, y, z पर निर्भर करती है, तो P बराबर समानुपाती x की पावर अल्फा, y की पावर बीटा, z की पावर गामा, और समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो यहाँ पर एक कोई कांस्टेंट राशि k ले लेते हैं। अब दोनों पक्षों की विमा लिखकर उसकी घातों को तुलना करेंगे तो गणना द्वारा बीच में अभिष्ट संबंध प्राप्त हो जाएगा। देखो किस प्रकार होगा, एक वो लेते हैं, हम इक्वेशन लेते हैं। माना एक कण वर्तीय कक्ष में परिक्रमा कर रहा है, उस पर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल F कण के द्रव्यमान m, वर्त की त्रिज्या r तथा कण की चाल v पर निर्भर करता है। विमीय विधि से अभिकेंद्रीय बल F का सूत्र याद कीजिए। देखो, माना अभिकेंद्रीय बल F, द्रव्यमान m, वर्त की त्रिज्या r तथा m की घात अल्फा, वेग v की घात बीटा और r की घात गामा पर निर्भर करती है। तो किस प्रकार देखिए, F समानुपाती m की पावर अल्फा, v की पावर बीटा और r की पावर गामा। समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो ये के स्थिरांक आ जाएगा। के को क्या कहते हैं, विमाहीन या विमीय नियतांक कहते हैं। इसके बाद देखिए, दोनों पक्षों की विमीय सूत्र लिखने पर, दोनों पक्षों की विमीय सूत्र लिखने पर देखो कैलकुलेशन करेंगे इसकी। दोनों पक्षों घातों की तुलना करने पर अल्फा की पावर 1, बीटा प्लस गामा बराबर 1, माइनस बीटा बराबर -2, बीटा का मान समीकरण 3 में रखने पर 2 प्लस गामा बराबर 1, गामा बराबर -1 प्राप्त हो जाएगा यहाँ से। तो बीटा की वैल्यू तो 2 प्राप्त हो गई, अल्फा की वैल्यू 1।
अल्फा बीटा और गामा का मान समीकरण 1 में रखेंगे अपन, देखो तो ए बराबर प्राप्त हो जाएगा के एम वी स्क्वायर अपॉन आर। प्रयोगों के आधार पर के का वैल्यू 1 लेने पर देखो ए बराबर एम वी आर, ये आ गया, बल की वैल्यू आ गई अभी केंद्रीय बल की। ठीक है, इस प्रकार हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अंत में देखो विमाओं की सीमाएं, इन विमाएं हर जगह एलिजिबल नहीं होती हैं, इनकी भी कुछ लिमिटेशन होती है, अर्थात इनकी भी कुछ सीमाएं होती हैं। तो सबसे पहले देखिए इसकी निम्नलिखित सीमाएं होती हैं। पहली, इस विधि से किसी सूत्र में उपस्थित विमाहीन नियतांक का मान ज्ञात नहीं कर सकते, पहला काम तो ये। दूसरा देखिए इस विधि में केवल भौतिक राशियों की घातों के गुणनफल पर आधारित सूत्र याद किए जा सकते हैं। जोड़ने व घटाने से संबंधित पदों वाले सूत्र स्थापित नहीं किए जा सकते। केवल उनकी विमाएं की सत्यता की ही जांच की जा सकती है। इसके बाद देखो यदि कोई भौतिक राशि 3 से अधिक राशियों पर निर्भर करती है तो उसके बीच इस विधि से संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता, क्योंकि एम एल टी घातों की तुलना में बराबर करने पर केवल 3 समीकरण प्राप्त होती हैं और उनमें 3 घातों के मान ही प्राप्त किए जा सकते हैं। तीसरा विमा ये है। चौथी लिमिटेशन क्या है, इस विधि से त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा लघु गुणक लॉग चर घातांकी ई की पावर एक्स वाला पढ़ने वाले समीकरण का विश्लेषण नहीं किया जा सकता है। ये इसकी 5 लिमिटेशन है। तो आई होप आज हमने व्युत्पन्न राशि और व्युत्पन्न मात्रक की बात की और उसके बाद में विमा किस प्रकार निकालते हैं और विमा का उपयोग कर हम समीकरण की सत्यता की जांच किस प्रकार कर सकते हैं, और अंत में हमने इसकी लिमिटेशन की बात की। तो आई होप आप सभी पॉइंटों को अच्छी तरह समझे होंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, इसी प्रकार प्यार से पढ़ने के लिए आपका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।